नमस्कार दोस्तों। आज की क्लास में हम जो हमारा पहला चैप्टर था वो कल की क्लास में हमने पूर्ण कर लिया था, उसी चैप्टर का ओवरव्यू देखते हैं, उसको संक्षिप्त में समझने की कोशिश करते हैं। एक ही क्लास में पूरा चैप्टर एक बार समझ के देखते हैं कि क्या क्या उसमें था, कौन कौन से टॉपिक हमने पढ़े थे और उन टॉपिकों में क्या क्या था, उसके बारे में आज संक्षिप्त में एक बार जानकारी ले लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। जो पहला चैप्टर था इंट्रोडक्शन ऑफ डिसेबिलिटी, उसका जो पहला टॉपिक था वो था कॉन्सेप्ट मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ impairment, disability and handicap। ये अपना पहला टॉपिक था। कॉन्सेप्ट क्या था, मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है इम्पायरमेंट की, डिसेबिलिटी की और हैंडीकैप की, उसके बारे में फर्स्ट टॉपिक में बताया गया था। जिसमें क्या था, इम्पायरमेंट क्या होता है। इम्पायरमेंट का मतलब होता है कि ये एक चोट लगना या किसी भी अंग पे शरीर में एक विकृति पैदा होना इम्पायरमेंट कहलाता है। मान लो मेरे चोट लगी तो वो चोट लगना एक इम्पायरमेंट में आ जाता है, क्योंकि उसका हम वापस ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। लेकिन इम्पायरमेंट की वजह से किसी कार्य को करने की क्षमता में कमी आ जाए हमारे, तो उसको हम डिसेबिलिटी कहते हैं। और इम्पायरमेंट और डिसेबिलिटी की वजह से जो भी हैंडीकैप, यानी कि मान लो कि चोट लगने की वजह से हैंड अपना हाथ फ्रैक्चर हो गया तो डिसेबिलिटी होगी। डिसेबिलिटी के बाद में जो हाथ फ्रैक्चर होने के बाद हाथ का अपन ने वापस इस हाथ से कोई भी कार्य नहीं हो सकता, तो उसको हम बोलते हैं हैंडीकैप। यानी कि वो हाथ कंप्लीटली खत्म हो चुका है अपना, तो वो हैंडीकैप में आता है। ये एक मोटा मोटा तौर पे मैंने आपको बता दिया है। अब इसमें ICIDH के तहत, मतलब कि इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन of impairment, disability and handicap, इनमें जो ICIDH के तहत जो इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन है उसके तहत क्या क्या डेफिनेशन दी गई है उसके बारे में बताया गया था। इम्पायरमेंट की क्या डेफिनेशन दी थी, इसमें तो अपन ने नॉर्मल से समझा कि अपने को चोट लगी वो एक इम्पायरमेंट के तौर पे आ गया। लेकिन इसमें क्या दिया था कि चोट लगने की वजह से अपने मानसिक स्तर में कमी, मानसिक बैलेंस जो है वो थोड़ा डगमगा जाता है, उसमें दिक्कत होने की वजह से, मानसिकता की वजह से कोई कार्य करने में प्रॉब्लम होना या कमी आना, उसको इम्पायरमेंट कहते हैं। लेकिन इस मानसिकता की वजह से, जैसे इम्पायरमेंट में भी होता है कि मानसिक स्तर में कमी आ जाती है चोट लगने की वजह से, तो उसको इम्पायरमेंट की डेफिनेशन में बताया गया था। डिसेबिलिटी में कार्यात्मक असमानता हो जाती है, उसको डिसेबिलिटी में काउंट किया गया था। हैंडीकैप में क्या बताया गया, हैंडीकैप में किसी विशेष कार्य को, किसी पर्टिकुलर कार्य को करने में दिक्कत आना या कमी आना या उस कार्य को नहीं कर पाना या असमर्थ होना ही हैंडीकैप कहलाता है। ये ICIDH के तहत बताया गया था। अब हम दूसरे टॉपिक के बारे में पढ़ते हैं। अब अपना सेकंड टॉपिक है PWD एक्ट, पर्सन विथ
डिसेबिलिटी। पर्सन विद डिसेबिलिटी में क्या था? पर्सन विद डिसेबिलिटी पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995 नाम दिया गया था, क्योंकि इसका गठन जो किया गया था वो 1995 में किया गया था। लेकिन इसके बारे में विचार विमर्श कब किया गया था? सर्वप्रथम 1981 में भारत सरकार द्वारा इसके ऊपर चर्चा की गई थी, तथा 1986 में इसके गठन के बारे में सोचा गया था। इसके बाद 1986 के बाद सन 1991 में संसद में इसके लिए विधेयक पारित किया गया था, सरकार द्वारा विधेयक पारित किया गया था, और 22 जून 1993 को राष्ट्रपति महोदय द्वारा इसकी अधिसूचना जारी की गई थी। अधिसूचना जारी की गई थी, तथा इन दोनों के बीच में 1992 में 5 दिसंबर 1992 में पेइचिंग में एक अधिवेशन बुलाया गया। था जिसमें एशिया के और प्रशांत के सारे लोगों को, जो मुख्य लोग हैं उन लोगों को शामिल किया गया था। जो भी इसमें भाग लिया जिन्होंने, उनको शामिल किया गया था और इसके ऊपर चर्चा की गई थी। लेकिन सर्वप्रथम इसको लोकसभा में कब पारित किया गया था? लोकसभा में पीडब्ल्यूडी एक्ट को, पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट को 12 दिसंबर 1995 को प्रस्तुत किया गया था। और उसके साथ राज्यसभा में कब प्रस्तुत किया गया था? राज्यसभा में 22 दिसंबर 1995 को इसको प्रस्तुत किया गया था। लेकिन इसको लागू कब किया गया था? सबसे बड़ी चीज कि इसको प्रस्तुत कर दिया, पीडब्ल्यूडी एक्ट को सर्वप्रथम चर्चा में कब लाया? 1981 में। फिर इसके बाद में इसके बारे में सोचा कब? 1986 में। फिर इसके बारे में संसद में विधेयक कब दिया गया था? 1991 में। और इसके बाद में इसके बारे में जो एक अधिवेशन बुलाया गया था वो कब बुलाया गया था? 5 दिसंबर 1992 में पेइचिंग में जो अधिवेशन बुलाया गया था। उसके बाद में 22 जून 1993 को 1993 में राष्ट्रपति महोदय द्वारा इसकी एक अधिसूचना जारी की गई थी। उसके बाद जब लोकसभा में इस विधेयक को पारित करने के लिए प्रस्तुत किया गया था, तब वो कब किया गया था? वो 12 दिसंबर 1995 को प्रस्तुत किया गया था। और राज्यसभा में इसके बाद कब प्रस्तुत किया गया था? 22 दिसंबर 1995 को। लेकिन अब इसमें लागू कब किया गया था? लागू किया गया था 7 फरवरी 1996 को 1996 में इसको लागू किया गया था। किसको? पीडब्ल्यूडी एक्ट को लागू किया गया था 7 फरवरी 1996 को 1996 में। अब रही बात कि ठीक है, ये तो इसकी इम्पोर्टेंस जो डेट है कि पीडब्ल्यूडी क्या है, पीडब्ल्यूडी के बारे में कब इसके बारे में सरकार द्वारा इसकी लागू करने के लिए क्या क्या अधिनियम प्रस्तुत किए गए थे, कौन से विधेयक कब प्रस्तुत किया गया था, राष्ट्रपति महोदय ने कब अधिसूचना दी थी, ये आपको एक एक जो नंबर के क्वेश्चन बनते हैं वो बन सकते हैं। इनमें से कि डेट पूछ सकते हैं कि मान लो कि सबसे पहले जो पीडब्ल्यूडी एक्ट है उसमें राष्ट्रपति की महोदय ने अधिसूचना कब जारी की गई थी,
कब जारी की थी? तो 22 जून 1993 में। इसकी बैठक कहाँ बुलाई गई थी? पैनजिंग में। बैठक कब बुलाई गई थी? 5 दिसंबर 1992 को। लोकसभा में कब इसको प्रस्तुत किया गया था? 12 दिसंबर 1995 को। राज्यसभा में कब प्रस्तुत किया गया था? 22 दिसंबर 1995 को। और इस पीडब्ल्यूडी एक्ट को लागू कब किया गया था? 7 फरवरी 1996 को। लेकिन अब रही बात कि इसमें डिसेबिलिटी, ये बना किसके लिए? डिसेबिलिटी के लिए, पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए। तो इसका मेन उद्देश्य क्या होगा? मेन उद्देश्य इसका ये होगा कि जो डिसेबल पर्सन है उनको शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ावा देना, व्यवसाय के क्षेत्र में बढ़ावा देना, उनको समाज की मुख्य धारा से जोड़ना, ये सारे के सारे इस अधिनियम के तहत डिस्कस पॉइंट किए गए थे। उनको मुख्य उद्देश्य, इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य यही है। अब इसमें टोटल 7 डिसेबिलिटीज को इन्वॉल्व किया गया था, जिसमें पहली है दृष्टिबाधिता यानी कि ब्लाइंड, दूसरी है अल्प विजन या अल्प दृष्टि, तीसरी है कुष्ठ रोग लेप्रोसी, चौथी है श्रवण बाधिता हियरिंग इम्पेयर्ड, पांचवी है मानसिक मंदता आईडी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, छठी है मानसिक रुग्णता या बीमारी या मेंटल इलनेस, सातवीं है शारीरिक अक्षमता फिजिकल डिसेबिलिटी। ये 7 डिसेबिलिटीज को इसमें इन्वॉल्व किया गया था और इसमें टोटल 14 अध्याय थे। 7 डिसेबिलिटीज को इन्वॉल्व किया गया था, जोड़ा गया था तथा इसमें कुल 14 अध्याय 14 अध्याय, उन अध्यायों में इनके बारे में ही, डिसेबल पर्सन के बारे में ही टोटली बताया गया है। यदि आपको इन 14 अध्याय के बारे में पढ़ना है तो मेरा कंप्लीट वीडियो बनाया हुआ है अध्यायों का डिटेल में, आप जाके उसमें भी देख सकते हो। मैं उसका लिंक आपके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगला जो अपना टॉपिक है वो है आरपीडब्ल्यूडी एक्ट, राइट पर्सन विथ डिसेबिलिटी, जो कि 2016 में उसका गठन किया गया था। राइट टू पर्सन विथ आरपीडब्ल्यूडी राइट टू पर्सन विथ डिसेबिलिटी। राइट टू पर्सन विथ डिसेबिलिटी, इसका गठन 2016 में किया गया था और इसको लागू किया गया था 15 जून 2017। ये पीडब्ल्यूडी एक्ट का नवीनतम रूप है, जिसमें 7 डिसेबिलिटीज से बढ़ाकर 21 डिसेबिलिटीज को जोड़ा गया है। आरपीडब्ल्यूडी एक्ट है राइट टू पर्सन विथ डिसेबिलिटी 2016, जिसका गठन 2016 में हुआ था, लेकिन इसको लागू कब किया था? 15 जून 2017 में, जो कि पीडब्ल्यूडी एक्ट का नवीनतम रूप है, जिसमें पीडब्ल्यूडी एक्ट में 7 डिसेबिलिटीज थी, लेकिन इसमें बढ़ाकर 21 डिसेबिलिटीज कर दी गई है। साथ का साथ इसमें सरकार को, केंद्र सरकार को यह भी अधिकार दिया गया है कि आपको लगता है कि ये बीमारी डिसेबिलिटी में काउंट हो सकती है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। यह आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में कुछ एडिशन किया गया है जो पीडब्ल्यूडी एक्ट में नहीं था। अब इसके बाद अपना अगला है टॉपिक, वो है एनटीए नेशनल ट्रस्ट एक्ट।
एनटीए 1999, नेशनल ट्रस्ट एक्ट 1999, जो नेशनल ट्रस्ट एक्ट है 1999, उसको लागू कब किया गया था? उसको लागू किया गया था 30 दिसंबर 1999 में राष्ट्रपति महोदय द्वारा इसको स्वीकृति दी गई थी। इस एक्ट को स्वीकृति दी गई थी। इसमें अपन ने ये देखा कि एनटीए नेशनल ट्रस्ट एक्ट तो है, लेकिन इसमें क्या क्या दिए गए थे? इसमें टोटल 9 अध्याय दिए गए हैं। 9 अध्याय दिए गए हैं। उन अध्यायों में यही बताया गया है कि कौन कौन व्यक्ति या कौन सी संस्था, कौन सी ट्रस्ट, कौन कौन से जो आयुक्त है, जो संस्था है, जो ट्रस्ट है, जो समाज में जो कार्य कर रहे विकलांगों के लिए या दिव्यांगों के लिए, उनको कहाँ से उसका पंजीकरण कराएंगे, कहाँ से उसके वो जो पंजीकरण की प्रक्रिया वो है, तथा इसका एक चीज और इसको जो संचालित करता है वो है राष्ट्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। राष्ट्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा इसको संचालित किया जाता है। ये एनटीए के बारे में। और यदि एनटीए के बारे में भी यदि आपको डिटेल में जानकारी लेनी है तो एनटीए के बारे में मैंने एनटीए क्या है और इसके अध्याय कौन कौन से हैं, उन अध्यायों में किस किस के बारे में बताया गया, वो कंप्लीट वीडियो बना रखे हैं, तो आप जाके वहां पे भी देख सकते हो। इसकी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। अगला अपना टॉपिक है वो है कॉजेज, प्रिवेंशन एंड प्रिवलेंस ऑफ डिसेबिलिटी। क्या है उनके बारे में अगले टॉपिक के बारे में बताया गया है। तो अगला जो टॉपिक है अपना वो है कॉजेज। क्या है डिसेबिलिटी के? कॉजेज, प्रिवलेंस, प्रिवेंशन एंड प्रिवलेंस और इसके साथ साथ इसमें एक व्यापकता दर भी ऐड की गई है। तो अभी इसमें देखते हैं कॉजेज क्या हो सकते हैं। कॉजेज क्या क्या है? कारण, किस किस कारण से विकलांगता या दिव्यांगता हो सकती है। इसमें मुख्य रूप से 4 कारण दिया गया है। गर्भधारण से पूर्व, दूसरा है गर्भधारण के समय, प्रीनेटल, नेटल, नियोनेटल और पोस्टनेटल, यानी कि गर्भधारण से पूर्व, गर्भधारण के समय जन्म के समय और जन्म के बाद। ये 4 मुख्यतः कारण हैं
इनका मैंने डिटेल में वीडियो बना रखा है, आप वहाँ पे भी जाकर देख सकते हो। ये तो इसके कोजेज है, इनमें अलग अलग और काफी सारे कोजेज दिए गए। अभी यदि इनको डिटेल में बताना बैठूंगा तो ये भी आपका जो क्लास है वो कम से कम 2-2.5 घंटे की हो जाएगी। तो मैं अभी इसको एक संक्षिप्त में ही बता रहा हूँ कि क्या क्या है। गर्भधारण से पूर्व कुछ मेन टॉपिक है उसमें कि कम मम्मी की जो बच्चे की माँ होती है उसकी उम्र का ध्यान रखना चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए या ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इंटरकास्ट रिलेशन में या जो भी खून के रिश्ते में शादी नहीं करनी चाहिए, वो सारी चीज़ें। अब गर्भधारण के समय वो एल्कोहलिक तो नहीं है, कोई वाइसिन ग्रुप की टेबलेट तो नहीं ली है, या उनको कोई वायरल वगैरह तो नहीं हुआ है, वो सारी चीज़ें। जन्म के समय बच्चे को कोई नीलिया पीलिया तो नहीं हुआ है, ऑक्सीजन की कमी तो नहीं है, वो सारी चीज़ें। जन्म के समय बच्चे का जो बर्थ वेट है वो कितना था, कम तो नहीं है, वो सारी चीज़ें। उसके बाद जन्म के बाद तुरंत बाद बच्चे को कोई ऐसी संक्रमित रोग तो नहीं हुआ है, बच्चे को पौष्टिक आहार तो टाइम पे मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, टीकाकरण टाइम पे किया है नहीं किया, उनके बारे में सारा डिटेल में वीडियो बनाया गया। अब इसके बाद है रोकथाम। रोकथाम में मुख्यतः 3 स्तर होते हैं। इसमें पहला है प्राथमिक स्तर, दूसरा है द्वितीयक स्तर और तीसरा है तृतीयक स्तर। अब यदि इनके बारे में भी आपको कंप्लीट में डिटेल में जानना है तो उसका भी एक क्लास बनी हुई है, आप जाके इसकी प्लेलिस्ट में देख सकते हो। प्राथमिक स्तर में क्या होता है कि जैसे ही अपने को 1-2 सिम्टम दिखे और अपन तुरंत जाके उसका इलाज करवा दिया तो वो प्राथमिक स्तर में आता है। लेकिन सिम्टम दिखने के बाद अपन ने उसका कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन करा के उसका इलाज करवाया तो वो द्वितीय स्तर में है। लेकिन पूर्णतः डेवलप होने के बाद उसका रिहेबिलिटेशन के द्वारा कुछ हद तक उसको अच्छा किया तो वो तृतीय स्तर में आता है। ये तीनों इसके रोकथाम के स्तर है। अब इसमें व्यापकता दर है। व्यापकता दर कैसे निकालते हैं? व्यापकता दर निकालने के लिए जो कुल जनसंख्या होती है उस कुल जनसंख्या अपॉन जो कुल जनसंख्या है उसका कितने लोगों में वो विकलांगता है या कितने लोगों में वो प्रॉब्लम है वो लोग, और उनका इंटू करके 100 से, जैसे उसमें क्या है जो विकलांग व्यक्तियों की संख्या अपॉन कुल जनसंख्या, उस क्षेत्र की कुल जनसंख्या कितनी है वो इंटू 100। इस सूत्र के द्वारा आप उसकी व्यापकता दर निकाल सकते हो। इसके बाद अपना अगला टॉपिक है वो है क्रॉस डिसेबिलिटी। जो लास्ट इस चैप्टर का टॉपिक है क्रॉस डिसेबिलिटी, और मोस्ट इंपोर्टेंट भी है क्योंकि उसमें जो विकलांगताओं के ऊपर कार्य किया है, जो दिव्यांगजनों के ऊपर उस क्रॉस डिसेबिलिटी के द्वारा कार्य किए गए हैं वो बहुत ही सराहनीय कार्य है। क्योंकि उसमें जो क्रॉस डिसेबिलिटी है क्रॉस डिसेबिलिटी में किसी भी विकलांगता को कोई पर्टिकुलर डिफरेंट या अंतर नहीं माना गया है। उसमें सभी विकलांगता, सभी प्रकार की डिसेबिलिटीज को एक समान माना गया है। सबसे महन अहम पॉइंट इसका यही है। इसमें यह भी दिया गया है कि जो विकलांग व्यक्ति है उनको स्वतंत्रता का अधिकार हो, उनको समाज में समानता का अधिकार हो, उनको कार्य करने के लिए भी उनको समानता का अधिकार हो, उनको जॉब के लिए भी गवर्नमेंट में या सरकारी कार्यालयों में उनके लिए विशेष छूट हो। उन सारी चीजों के बारे में क्रॉस डिसेबिलिटी में बताया गया है। यदि आपको क्रॉस डिसेबिलिटी के बारे में डिटेल में जानना है तो उसका भी एक क्लास ली गई है। उस क्लास में आप आराम से जाके कंप्लीट देख सकते हो। इस प्रकार से हमने जो पहला चैप्टर है उसका ओवरव्यू देख लिया है कि टोटल
कंप्लीट अपना जो पहला चैप्टर है वो किस तरीके से पढ़ाया गया है और क्या क्या इसमें है वो एक संक्षिप्त में एक ही वीडियो में कंप्लीट का चैप्टर का रिवीजन अपन ने कर लिया है। तो अब यदि आपको इस चैप्टर के बारे में कंप्लीट डिटेल में पढ़ना है तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारे के सारे जो पहली क्लासेज है उन क्लासेज के लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाके देख लीजिए। अब रही बात के आपको इन वीडियोस तो देख लिए लेकिन नोट्स कहाँ से मिलेंगे, वो भी एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन नोट्स के लिए अभी आपको थोड़े टाइम वेट करना पड़ेगा, क्योंकि मैं इन वीडियोस के सारे आपको नोट्स रेडी करके अच्छे से वीडियोस की लिंक में ही डाल दूंगा। और मैं मेरे टेलीग्राम पे एक चैनल बनाकर उस टेलीग्राम के चैनल के थ्रू भी आप ले सकते हो। धन्यवाद।